सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLots.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-Lots ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई-लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? जैसा कि आपको पता है कि स्कूल बंद होने के कारण हम अपनी पढ़ाई दूरदर्शन के माध्यम से कर रहे हैं और हमारे लिए क्लास 3 से 5 की पढ़ाई प्रतिदिन दोपहर 4 बजे से 5 बजे तक शुरू हो चुकी है। हमें क्या करना है कि रोज़ाना समय पर अपनी पेंसिल और कॉपी के साथ मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम में शामिल होना है, जहां हम नई नई चीज़ें सीखेंगे, वह भी मनोरंजक तरीके से। तो तैयार है ना आप सब? बच्चों, आज हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे बापू की पाती, जिसमें हम लोग महात्मा गांधी जी के जीवन से जुड़ी प्रेरक प्रसंग के बारे में जानेंगे। उसके बाद हिंदी में खुलेगा कहानियों का खजाना और हम लोग देखेंगे एक कहानी जिसका नाम है चुलबुल की पूंछ। उसके बाद हम लोग आज फिर जानेंगे कुछ मुहावरे और लोकोक्तियाँ। फिर अक्षरों के खेल में हम लोग सीखेंगे नए नए शब्द और फिर एक अक्षर से कई शब्द बनाना। फिर चलेंगे हम अपने दोस्त गणित के पास और सीखेंगे गुना बिस्कुट के खेल के जरिए। उसके बाद रिवीजन करेंगे 4 के पहाड़ा का और भिन्न के बारे में जानेंगे। और सबसे अंत में होगी पढ़ाई इंग्लिश की, जिसमें हम लोग सुनेंगे एक कहानी जिसका नाम है नॉटी और नॉट। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, थोड़ी सी मस्ती थोड़ी पढ़ाई के साथ। बापू की कहानी, जिसमें हम बात करेंगे महात्मा गांधी के जीवन के बारे में। पिछली बार हमने ये जाना कि बापू ने अपने एक दोस्त के संगत में आकर मांस खाना शुरू किया था, जिसका बाद में उन्हें पछतावा भी हुआ और फिर उन्होंने छोड़ दिया। मोहन के एक चाचा बीड़ी पीते थे। 12-13 साल के मोहन और एक रिश्ते के भाई को लगता था कि मुंह से धुआं उड़ाना बड़ी शान की बात है। बीड़ी खरीदने के लिए दोनों ने एक नौकर के जेब से सिक्के भी चुराए थे, लेकिन जल्दी ही ये गंदी आदत छूट गई और फिर मोहन ने कभी बीड़ी सिगरेट को हाथ नहीं लगाया। दूसरी बार मोहन ने 15 साल की उम्र में चोरी की, अपने मंझले भाई करसन दास के लिए। उन पर 25 रुपए का कर्जा चढ़ गया था और वो बहुत परेशान थे। वो सोने का एक बाजूबंद भी पहनते थे। मोहन ने कहा, मैं तुम्हारे बाजूबंद से एक सोने का टुकड़ा निकाल देता हूँ। मोहन ने सोने का एक टुकड़ा निकाल दिया और उसे बेचने से भाई का कर्जा पट गया। लेकिन मोहन की अंतरात्मा उन्हें कचोटने लगी। उन्होंने वही तय किया कि वो फिर कभी चोरी नहीं करेंगे। सजा का डर मोहन को नहीं था। उनके पिता बच्चों पर कभी हाथ नहीं उठाते थे, पर अपने पिता को पीड़ा पहुंचाने का डर मोहन को था और उनके सामने वो बोलते तो कैसे बोलते। और फिर उन्हें ख्याल आया कि वो लिखकर अपना गुनाह स्वीकार कर सकते हैं। उन्होंने कागज का एक पुर्जा लिया और उस पर सब कुछ लिख दिया। उन्होंने लिखा कि पिताजी की दी हुई हर सजा उन्हें स्वीकार है, यह भी कि गलती के लिए सिर्फ और सिर्फ वही जिम्मेदार है और पिताजी अपने आप को सजा ना दें। करमचंद जी बीमार थे। मोहन का पत्र पढ़ते हुए उनकी आंखों से आंसू टपकने लगे, जिससे कागज भीग गया। मोहन भी रो दिए। उस समय उन्हें पता नहीं था कि सच्चाई से अपना गुनाह कबूल कर लेना ही सच्चा पश्चाताप है, और वो भी तब जब सामने वाले को अपनी गलती की भनक भी नहीं हो। पिताजी कुछ नहीं बोले, बस कागज फाड़ के फेंक दिया। प्यार के उन आंसुओं ने गंगा जल की तरह मोहन के मन को और उनके पाप को भी धो दिया। अब मोहन के लिए उनका प्यार बढ़ गया और भरोसा भी। करमचंद जी की तबीयत बिगड़ती ही गई। उनकी सेवा का जिम्मा 3 लोगों पर था, उनकी पत्नी, एक पुराना नौकर और मोहन। पिता की सेवा करने से मोहन को एक लाभ ये मिला कि उनसे मिलने जुलने वालों के साथ उनकी बातचीत वो सुन पाते थे
उनकी अपने पारसी और मुसलमान दोस्तों से तरह तरह की चर्चाएं होती थी। उनके घर जैन मुनि भी आते थे। वे खाने पीने के कठोर नियमों के बावजूद गांधी परिवार से भोजन की सामग्री लेते थे। मोहन के माता पिता मंदिर ही नहीं शिवालय भी जाते थे। उनके यहाँ रामायण और भागवत पुराण का सुरीला पाठ होता था। बचपन में सभी धर्मों के लिए सम्मान मोहन में सहज ही आ गया था। मोहन ने धर्म और शास्त्र की कुछ किताबें भी पढ़ी, पर उसमें बहुत ज्यादा श्रद्धा नहीं जगी। वो तो बस यही मानने लग गए कि संसार नीति पर टिका है और नीति सत्य में बसती है। सत्य को खोजना ही उनके लिए सबसे बड़ा काम हो गया। करमचंद जी की तबीयत बिगड़ती ही गई। जब उनका देहांत हुआ तब मोहन 16 बरस के थे। दीवान पिता के मृत्यु से गांधी परिवार की माली हालत डगमगा गई थी। पढ़ने के लिए मुंबई के कॉलेज जाना महंगा था, सो 18 साल के मोहन ने भावनगर में ही दाखिला ले लिया। कॉलेज की पढ़ाई में मोहन का मन बिल्कुल नहीं लगा। सब कुछ मुश्किल लगता था। पहला सत्र जैसे तैसे पूरा करके वो घर पहुंचे तो वहां पर करमचंद जी के एक पुराने दोस्त थे। वो मिलने के लिए आए थे। नाम था उनका मावजी दवे। वो अपने मित्र के देहांत के बाद उनके परिवार से संबंध रखते थे। उन्होंने मोहन की माँ और बड़े भाई से कहा, आपको मोहन को विलायत भेजना चाहिए। मेरा बेटा कहता है कि वहाँ की पढ़ाई सरल है और 3 साल में ही पढ़ाई पूरी हो जाएगी, खर्चा भी ज्यादा नहीं आएगा। नए आए हुए बैरिस्टरों को देखो कैसे ठाठ से रहते हैं। वो चाहे तो उन्हें दीवानगिरी आराम से मिल सकती है। और उनकी बात मानकर मोहन विलायत में पढ़ने के लिए तैयार हो गए। आज के लिए इतना ही। अगली बार हम देखेंगे कि जब बाबू विलायत यानी कि इंग्लैंड पहुंचे तो उन्हें किन परेशानियों का सामना करना पड़ा। हेलो दोस्तों, वक्त हो गया है थोड़ी सी मस्ती थोड़ी पढ़ाई का। खेल खेल में सीखने के लिए आप कॉपी पेंसिल तो लेकर आए हैं ना? भाई वाह, आप तो लेकर आए हैं। और आपने मम्मी पापा भाई बहन और दोस्तों को बुला लिया है? हाँ, आपने बुला भी लिया है। बहुत ही बढ़िया। चलिए शुरुआत करते हैं हिंदी से। हिंदी की एक कहानी सुनेंगे, उसके बाद उसी से संबंधित कुछ खेल भी खेलेंगे। तो आप तैयार हैं? शुरू करते हैं कहानी। काका, आज एक अच्छी सी कहानी सुना दीजिए। अच्छी सी कहानी? मतलब रोज अच्छी कहानी नहीं सुनाता हूँ क्या? अब बिट्टो को अच्छी नहीं भी लगी होगी तो भी वो बेचारी संकोच में बोल नहीं पाएगी। अरे नहीं मौसी, मुझे काका की सभी कहानियाँ अच्छी लगती हैं, लेकिन रोज छोटी छोटी कहानियाँ सुनाते हैं काका, तो पता ही नहीं चलता कि कब कहानी शुरू हुई और कब खत्म हो गई। इसीलिए कभी कभी थोड़ी लंबी कहानी सुना दीजिए तो और भी मजा आएगा। अच्छा, ऐसी बात है। तुम्हें लंबी यानी बड़ी कहानी सुननी है। ठीक है, अभी सुनाता हूँ। कहानी का नाम है चुलबुल की पूंछ। चुलबुल की पूंछ। लेखन सावित्री। चित्रांकन संजय सरकार। एक थी गिलहरी, बड़ी नटखट, बड़ी चंचल। नाम था उसका चुलबुल। कभी फुदक कर पेड़ के ऊपर तो कभी पेड़ के नीचे, कभी दोनों पैरों पर खड़ी होकर छलांगे लगाती तो कभी चिड़ियों के पीछे दौड़ लगाती। एक दिन एक पेड़ की डाल पर बैठी वह अखरोट खा रही थी। अचानक उसकी निगाह अपनी ही पूंछ पर पड़ी। ओह, ये भी कोई पूंछ है? इतनी हल्की कि पता ही नहीं चलता कि पीछे कोई पूंछ भी लगी है। उसने सोचा, क्या किया जाए? चुलबुल सोच में पड़ गई। बहुत सोच विचार के बाद उसके दिमाग में एक बात आई। क्यों ना डॉक्टर बोम्बो भालू के पास चला जाए? वह डॉक्टर बोम्बो भालू के अस्पताल पहुंची। उनके अस्पताल में विभिन्न जानवरों की पूंछ, टांग, कान अलमारी में सजा के रखे हुए थे।
जब तक डॉक्टर बोम्बो भालू आते हैं तब तक मैं अपने लिए एक पूंछ ही चुन लेती हूँ। चुलबुल ने मन में सोचा और तरह तरह की पूंछें देखने लगी। काफी सोच विचार के बाद उसे बंदर की पूंछ बहुत पसंद आई। जैसे ही डॉक्टर बोम्बो कमरे में आए, चुलबुल उछलकर मेज पर बैठ गई। डॉक्टर दादा, मुझे बंदर की पूंछ लगा दो, उसने चहक कर कहा। डॉक्टर बोम्बो ने अपने चश्मे के ऊपर से देखते हुए पूछा, तुम्हारी अपनी पूंछ को क्या हुआ? मुझे अपनी पूंछ बदलनी है। चुलबुल मचली। अरे भाई, बंदर की पूंछ तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। डॉक्टर बोम्बो ने उसे समझाया। नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना, बस आप मेरी पूंछ बदल दो। चुलबुल ने जिद की। ठीक है, अगर तुम नहीं मानती हो तो मैं तुम्हारी पूंछ बदल देता हूँ। डॉक्टर बोम्बो ने नाक पर चश्मा ऊपर खिसकाया। चुलबुल खुश हो गई। डॉक्टर बोम्बो ने उसकी पूंछ निकालकर उसकी जगह बंदर की पूंछ लगा दी। वाह, अब हुई ना कोई बात। चुलबुल खुशी से झूम उठी। मैं भी बंदर भैया की तरह पेड़ की ऊंची डाल पर अपनी लंबी पूंछ लटकाकर बैठूंगी। ये सोचते हुए चुलबुल चल पड़ी। लेकिन ये क्या, चला क्यों नहीं जा रहा? शरीर इतना भारी क्यों लग रहा है? चुलबुल थोड़ी सी परेशान हो गई। बड़ी मुश्किल से दरवाजे के बाहर निकली। अपनी भारी पूंछ के साथ चलना उससे बहुत मुश्किल लग रहा था। किसी तरह पूंछ खींच खींच कर वो पेड़ के पास पहुंची। पेड़ पर चढ़कर थोड़ा आराम कर लूं, सोचते हुए वह पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करने लगी। लेकिन ये क्या, वो तो 1 इंच भी पेड़ पर चढ़ नहीं पाई। कई बार उसने कोशिश की, हर बार वो गिर जाती। आखिर थक कर वो बैठ ही गई। नहीं, ये पूंछ ठीक नहीं है, इसे बदलना पड़ेगा। ये कहते हुए उसने अपनी लंबी पूंछ को हाथ से उठाने की कोशिश की। किसी तरह लड़खड़ाते हुए वो दोबारा डॉक्टर बोम्बो के अस्पताल पहुंची। डॉक्टर दादा, ये पूंछ तो बहुत भारी है, कोई हल्की पूंछ दिला दो। चुलबुल ने थकी आवाज में कहा। मैंने तुम्हें पहले ही मना किया था। डॉक्टर बोम्बो कुछ गुस्से में बोले। गलती हो गई डॉक्टर दादा, आप मुझे बिल्ली की पूंछ लगा दो। चुलबुल ने अपनी गलती मानते हुए सलाह दी। डॉक्टर बोम्बो ने बंदर की पूंछ हटाकर बिल्ली की पूंछ लगा दी। ये पूंछ बंदर की पूंछ से तो हल्की है, सोचते हुए चुलबुल चल पड़ी। पूंछ की अदला बदली में वो अब तक बहुत थक गई थी। वो पास के एक पेड़ के पीछे लेटकर आराम करने लगी। थकी हुई थी, इसीलिए उसे तुरंत नींद आ गई। अचानक जोर की आवाज सुनकर उसकी नींद टूटी। अरे बाप रे बाप, एक बड़ा सा कुत्ता उसकी पूंछ देखकर उसे बिल्ली समझ उसकी ओर दौड़ता चला आ रहा था। चुलबुल भागी, आगे आगे चुलबुल, पीछे पीछे कुत्ता। उफ, इस पूंछ के साथ तो मैं भाग भी नहीं पा रही हूँ। मेरी अपनी पूंछ कितनी हल्की थी, मैं कितनी आराम से भाग सकती थी। चुलबुल अपनी गलती पर पछताने लगी। किसी तरह गिरते पड़ते वो फिर से डॉक्टर बोम्बो के अस्पताल पहुंची। डॉक्टर दादा, मुझे बचाओ। चिल्लाती हुई वो अंदर भागी। कुत्ता बाहर ही खड़ा रह गया। भौ भौ की आवाज आती रही। अब क्या हुआ? डॉक्टर बोम्बो ने पूछा। वो कुत्ता मेरे पीछे पड़ गया है, मुझे किसी की पूंछ नहीं चाहिए, आप बस मेरी अपनी पूंछ लगा दो। चुलबुल ने जोर से सिर हिलाते हुए कहा। अब तुम्हें समझ आई है? डॉक्टर बोम्बो मुस्कुराए। बिल्ली की पूंछ निकालकर उन्होंने चुलबुल की पूंछ दोबारा लगा दी। अपनी पूंछ पाते ही चुलबुल ने चैन की सांस ली और खुश होकर घर की ओर चल दी। अब उसे कोई परेशानी नहीं थी। उसके होठों पर एक गीत था। अपनी पूंछ है सबसे प्यारी, हल्की फुल्की न्यारी न्यारी, उछल कूद कर दौड़ लगाती, लगती नहीं है मुझको भारी। This audiobook, Chulbul Ki Pooch, written by Savitri, is published by Pratham Books and Rajiv Gandhi Foundation, and it is under a CC-BY license. Pratham Books is not-for-profit children's books publisher with a mission to see a book in every child's hand. The voiceovers are given by Anurupa and is produced by Rohit. The audio is CC-BY NC-SA 4.2 licensed and is a part of the Lend Your Voice campaign of Radio Mirchi, the largest private FM network of India. वाह, क्या बात है काका, आज तो आपने बड़ी मस्त वाली कहानी सुनाई है। क्यों मौसी, आप क्या कहती हो? हाँ भाई, आज तो कहानी सुनकर मजा ही आ गया। चलो शुक्र है तुम दोनों को कहानी अच्छी तो लगी।
अब जरा सवाल जवाब हो जाए। सवाल जवाब तो होंगे काका, लेकिन आप लोगों से नहीं, आज दर्शक खुद ही इस पर सवाल जवाब करेंगे। तो बच्चों, आप इस कहानी पर 4 से 5 सवाल बनाइए और अपने दोस्तों या घर पर किसी से उनके उत्तर पूछिए। थोथा चना बाजे घना। क्या बिट्टू की मौसी मुझे कुछ बोल रही हो क्या? अरे नहीं काका, मौसी तो बस एक लोकोक्ति बोल रही हैं। लेकिन मौसी, इसका अर्थ क्या होता है? बिट्टू, इसका अर्थ होता है कम ज्ञान होना मगर उसका दिखावा ज्यादा करना। बिट्टू की मौसी, मैं जानता हूँ, ये तो तुमने मुझे ही बोला होगा। अरे जब आप जानते हैं तो पूछ क्यों रहे हैं? अरे भाग्यवान, इसलिए पूछ रहा हूँ कि संदर्भ समझ में नहीं आया। बिट्टू की मौसी, ये बताओ, मुझे ज्ञान नहीं है, सारा ज्ञान तो तुम्हारे पास ही गठरिया में बंधा रखा है, यही बात है ना? वो तो रखा है बिट्टू के काका, जाइए अंदर देखिए, कमरा भरा है मेरा ज्ञान से। हा 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 हा। अरे अरे मौसी, काका रुकिए, आपकी इन बातों से मुझे एक खेल याद आ रहा है। खेलेंगे आप लोग? कौन सा खेल बिट्टू? मुहावरों और लोकोक्तियों का खेल। बिट्टू, तुम्हारी मौसी ने अनाप शनाप बोलकर मन किरकिरा कर दिया। खेलने का तो अब मन नहीं है, लेकिन तुम्हारी खातिर खेल लेता हूँ। बताओ क्या करना होगा इस खेल में? हाँ हाँ, मेलोडी खाकर खुद ही जान लेते हैं। अरे काका, भूल गए? अच्छा जी, ऐसा? ठीक है बिट्टू, शुरू करो। तो खेल शुरू करते हैं मुहावरों और लोकोक्तियों का। इस खेल में हमें क्या करना होगा? तो यह खेल मैं भी पहली बार खेल रही हूँ। तो आइए बच्चों, देखते हैं इसमें क्या करना है। तो खेल शुरू करें। अच्छा, अब समझी मैं। इस खेल में हमें एक मुहावरे का अर्थ बताना है। तो ये रहा मुहावरा, एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा। इसका अर्थ क्या होता है? तो ये 4 अर्थ इसके दिए हुए हैं, इसमें से एक सही है। तो पहला है, अपराधियों के साथ निरपराध व्यक्ति भी दंड पाते हैं। ये तो इसका नहीं है। कटु या कुटिल स्वभाव वाले मनुष्य कुसंगति में पड़कर और बिगड़ जाते हैं। बहुत प्यारा होना। अपने कर्म ही सहायक होते हैं। तो मुहावरा है, एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा। करेला तो होता है कड़वा और नीम होती है उससे और भी कड़वी। तो पहला या दूसरे में से मुझे संदेह हो रहा है कि ये होगा, अपराधियों के साथ निरपराध व्यक्ति भी दंड पाते हैं। नहीं, कड़वा होना और भी कड़वा हो जाना नीम पे चढ़ने के बाद। तो कटु या कुटिल स्वभाव वाले मनुष्य कुसंगति में पड़कर और बिगड़ जाते हैं। हाँ, यही सही लग रहा है। क्लिक करके देखती हूँ। राइट आंसर। अगला है, चिराग तले अंधेरा। अच्छा, 4 ऑप्शन क्या क्या है? झगड़े को बढ़ावा देना, बहुत प्यारा होना, कोई भी व्यक्ति अपनी चीज को बुरा नहीं कहता, समर्थ व्यक्ति के पास ही दुर्वस्था। चिराग तले अंधेरा, चिराग करता है उजाला, और यदि उसके नीचे ही अंधेरा हो, मतलब जो खुद ही सक्षम हो और उसके पास ही गड़बड़ हो कुछ, तो मुझे लगता है ये इसका उत्तर है। राइट आंसर। हाँ, अरे वाह, मुझे 4 स्टार मिले हैं। ये खेल खेलकर तो मजा ही आ गया। मैंने कितने सारे मुहावरों के सही उत्तर दिए। कैसा लगा आप दोनों को खेल? मुझे लगता है ये खेल तो बहुत ही मजेदार था। तुम्हारी मौसी की वजह से जो मन खट्टा हुआ था, ये खेल देखकर अब ठीक हो गया है। मुझे तो सच में ये खेल बहुत अच्छा लगा, मन खुश हो गया। वैसे काका, आप भी अपनी बातों में बहुत से मुहावरे बोल रहे हैं आज तो।
अरे अरे अरे, मैं कहाँ, मुझसे ज्यादा तो तुम्हारी मौसी बोलती हैं ये मुहावरे। जब देखो एक मुहावरा टपका देती हैं और इसका मतलब ही सोचने में मैं लग जाता हूँ, ढूंढता फिरता हूँ। अब बिट्टू के काका, मुझे इतना भी चने के झाड़ पर ना चढ़ाइए। हाँ काका, आपकी बात सही है। देखिए अभी ही बोल दिया उन्होंने। अरे वाह, आज तो बहुत सारे मुहावरे हो गए। तो क्यों ना ये शो देख रहे बच्चों से कहा जाए कि इन मुहावरों के अर्थ पर वो अपने घर में बातचीत करें और इनका अर्थ निकालें, सोचें, समझें और लिखें। क्यों बच्चों, हो तैयार? तो शुरू हो जाओ। हाँ हाँ जरूर काका, बच्चों ने आपकी बात सुन ली और वे ऐसा ही करने वाले हैं। बच्चों, मैं ब्लैक बोर्ड पर कुछ अक्षर दूंगा, आप लोगों को क्या करना है, उससे शब्द बनाना है। क्या बनाना है? शब्द बनाना है। इधर देखिए सभी लोग, ये क्या है? चार। क्या है? ये क्या है? क्या है? ये क्या है? ये क्या है? घा। ये हमारे अक्षर हो गए, है ना? अब इसी से हम लोगों को क्या करना है? शब्द बनाने। क्या बनाने हैं? शब्द बनाने। जैसे देखो, ये क्या है? ये क्या है? अच्छा, ये क्या लिखा हुआ है? फल। फल क्या होता है? क्या होता है? शाबाश, ताली बजा दीजिए। चलिए, अब आप लोगों को इसी को देख के इसी में से कुछ शब्द बनाने हैं, है ना? चलिए, कौन बनाएगा? चलिए आप आ जाइए। ये क्या होगा? कलम। कलम सब लोग देखे हैं ना? बहुत अच्छा। चले आप आ जाइए। क्या हो गया? बहन क्या होता है? बोलो। बहन। शाबाश, ताली बजा दीजिए इसके लिए। और कौन आएगा? चलो, बहुत अच्छा, ताली बजा दीजिए पूजा के लिए। सभी लोग ध्यान में दीजिए। कुछ अक्षर दिए थे, हमने क्या किया? दो शब्द बनाए। आप लोगों ने कितना शब्द बना दिए, कितना मजा आया। सब लोग अच्छा ले, ताली बजा दीजिए भाई। मुझे अभी अभी ये ध्यान आया है कि बिट्टू की मौसी, आज तुम्हारी बारी है। मेरी बारी? किस बात की है बारी मेरी? अरे काका, मैं समझ गई। आज चैलेंज लेने की बारी मौसी की है। कौन सा चैलेंज बिट्टू? अरे वही मौसी जो कल काका ने लिया था। मुझे तो कुछ याद नहीं आ रहा कि कल तुम्हारे काका ने कौन सा चैलेंज लिया था। अरे बिट्टू, तुम्हारी मौसी को याद नहीं आने वाला। तो काका आप ही बता दीजिए मौसी को। हाँ हाँ बताइए, ऐसा क्या है जो आपको मुझे याद करवाना पड़ रहा है? हाँ हाँ, जरूर याद करवाऊंगा। आज तुम्हें एक अक्षर से शब्द बनाने हैं। हाँ मौसी, आज आपकी बारी है। अरे बस इतनी सी बात, बताओ तो मैं अभी बता देती हूँ। आज तो काका आपसे बदला लेने वाले हैं। जब हम लोग कक्षा 1-2 के लिए एक खेल खेल रहे थे, तब हमने काका को ढ अक्षर दिया था और उन्होंने ढ से बहुत सारे शब्द बताए थे। आज आपको ऐसा अक्षर देंगे जिससे बहुत कम शब्द बनेंगे। अच्छा, कोई भी अक्षर दे दें, वो भी देखेंगे। मैं इतने शब्द बताऊंगी कि आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। अच्छा, ऐसी बात है तो बताओ अक्षर ठ से बनने वाले शब्द, तो मैं जानूं। देखा मौसी, मैंने कहा था ना, ठ दिया है जिससे इतने कम शब्द सुनने को मिलते हैं अपने आसपास।
अरे कोई बात नहीं बिट्टू। अच्छा चलो गिनो आप दोनों। ठ अक्षर से शब्द। तो ठा से शुरू करती हूँ। ठ से होता है ठनकना, ठनगन, ठनकार, ठक ठक, ठगना, ठक ठकाना, ठाकुर, ठठेरा, ठठेरी, ठगाना, ठिठोली, ठप्पा, ठसक, ठसाठस, ठहरना, ठहराव, ठहराना, ठहाका, ठाएं, ठाठ, ठाट बाट, ठान, ठौर, ठिकाना, ठिगना, ठप, ठप्पा, ठलुआ, ठाकुरबाड़ी, ठाड़ा, ठानना, ठिकानेदार, ठिठकना, ठिठुरता। अरे मौसी बस करो, कितने शब्द बताएंगी आप? अभी कहाँ बस, अभी तो और भी शब्द हैं। कितने हुए बिट्टू के काका? हाँ, अभी हो गए 32, लेकिन मुझसे तो कम ही हैं। अभी और बताती हूँ, रुकिए। ठिठुरना, ठिठोली, ठीक, ठीक ठाक, ठुमका, ठुमकने, ठुमकना, ठूसना, ठोकना, ठोक पीट, ठोडी, ठोस, ठिठुरन, ठिलिया, ठीकरा और ठोकर। वाह भाई, मौसी हो तो ऐसी, इतने मुश्किल अक्षर से भी इतने सारे शब्द बता दिए और काका की बोलती हो गई है बंद। अरे बिट्टू, तुम्हारी मौसी के सामने तो मेरी बोलती बंद रहती है हमेशा। हा 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 हा। अरे बिट्टू की मौसी, तुमने तो सच में मुझे चौंका दिया। मुझे लगा था तुम 10 भी नहीं बता पाओगी। मैं गलत था। आप भी ना अच्छा मजाक कर लेते हैं। मौसी, काका सच में अंदर से तारीफ कर रहे हैं। तो बच्चों, जैसे बिट्टू की मौसी ने अक्षर ठ से ढेर सारे शब्द बताए, पहले तो आपको भी लगा होगा कि बहुत कम शब्द होते हैं अक्षर ठ से, लेकिन आपकी मौसी ने 50 शब्द अभी ही बता दिए। तो सोचिए और कितने शब्द होते होंगे। क्या आप अक्षर ड से शब्द बता सकते हैं? अगले एपिसोड में बिट्टू इससे शब्द बताने वाली है। देखिएगा कहीं आपसे ज्यादा न बना ले वो। तो अपनी ड से शब्दों की लिस्ट तैयार रखिएगा। अगले एपिसोड में मिलते हैं। Se le copia que cada día. Ya van
आपके ये खेल, बड़े मनोरंजक थे ना। हिंदी की बातें तो हो गई, अब हम चलते हैं गणित की ओर। खेल खेल में गणित को आसान करके कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं। कॉपी पेन तैयार रखिए, हम गणित शुरू कर रहे हैं। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आशा है आप सब बहुत अच्छे होंगे। बिस्कुट कब से नहीं खाया आपने? सबको बहुत पसंद है ना। आज फिर हमारा एक और बिस्कुट का उपयोग का एपिसोड है, जिसमें हम गुणन सीखने वाले हैं। देखिए, इस प्लेट में 10 बिस्कुट हैं। हम 2 बिस्कुट लेंगे और उन्हें एक ढेर में डाल देंगे। देखिए, ये रहा एक बिस्किट और ये दूसरा बिस्किट। तो ये कुल हुए 2 बिस्किट। 2 बिस्किट से हमने एक ढेर बना लिया। अब हमारे पास बिस्किट के 2 ढेर हैं और हर ढेर में 2 बिस्किट हैं। तो हमारे पास कितने होंगे? 1, 2, 3 और ये 4। तो हमारे पास अब 4 बिस्किट हैं। हम यह भी कह सकते हैं कि जब हम 2 बार 2 बिस्कुट ले रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम 2 बिस्कुट लेते समय 2 का 2 से गुणा कर रहे हैं, तभी हमें 4 प्राप्त हो रहा है। अब हम प्रत्येक ढेर में 2 बिस्किट लेंगे और ऐसे 3 ढेर बनाएंगे, ठीक है? तो इस प्रकार हमारे पास कुल कितने होंगे? देखिए, ये हुए 2 और 2 से मिले 4 और 4 से बने 6। तो हम कह सकते हैं कि जब हम 3 बार 2-2 बिस्किट लेते हैं तो हम 3 का 2 से क्या करते हैं? गुणा, या 2 का 3 से गुणा करते हैं। इस प्रकार हमें 6 प्राप्त होता है, ठीक है? अब अगर हम 2 बिस्किट के 4 ढेर बना दें, हर ढेर में 2-2 बिस्किट हों, तो कुल कितने हुए? देखिए, ये 2, ये मिलके 4, यहाँ 6 और ये 8। इसका मतलब 2 का जब 4 से गुणा होता है तो 8 प्राप्त होता है। तो हमने क्या सीखा? 2 का एक ढेर बनाया, यानी 2 का 1 से गुणा तो 2। 2 का 2 ढेर तो 2 से गुणा करने पर 4 और 2 का 3 से गुणा करने पर 6 और इसी प्रकार 4 से गुणा करने पर 8 के बराबर हो जाता है। तो क्या आप बता सकते हैं कि 2 का 5 से गुणा करेंगे तब क्या होगा? जी हाँ, आप बिल्कुल सही हैं। 2 का 5 से गुणा करने पर 10 प्राप्त होगा। तो देखिए, आप इस पैटर्न को देख सकते हैं ना कि हर बार हम 1 छोड़ के मतलब 2-2 की गिनती कर रहे हैं, ठीक है? दूसरे भाग को हम हर बार गिन रहे हैं। तो इसी तरह हम 2 का पहाड़ा भी बना सकते हैं। चलो, अब आप 2 का पूरा पहाड़ा बनाओ और अब एक नए उदाहरण पर चलते हैं। इस बार हम 3 में गिनेंगे, ठीक है? तीसरे स्थान को गिनेंगे। तो आइए हम फिर से बिस्कुट की मदद लेते हैं। अब हम ये 2 वाले बिस्किट के ढेर को हटा देते हैं और 3 बिस्कुट का एक ढेर बनाते हैं, ठीक है? ये रहा 3 बिस्किट का पहला ढेर। इस ढेर में कितने बिस्किट हैं? 3 बिस्किट हैं। अब हम 3 बिस्किट के एक और ढेर को बना लेते हैं। यह रहा बिस्कुट का दूसरा ढेर। तो हमारे पास कुल कितने बिस्किट हैं? पहले हमारे पास थे 3 और अब 4, 5, 6। तो 2 ढेर में हमारे पास 6 बिस्किट हैं, ठीक है? इसका मतलब अगर हम 3 को 2 बार लेते हैं या 3 का 2 से गुणा करते हैं तो हमें 6 मिलता है। आइए अब हम 3 बिस्किट के एक और ढेर को बनाते हैं। ये रहा 1, 2, 3। अब हमारे पास प्रत्येक ढेर में 3-3 बिस्किट हैं और ऐसे हमारे पास 3 ढेर हैं। तो हमारे पास कुल कितने बिस्किट हैं? हमारे पास पहले थे 6 और अब हमारे पास होंगे 7, 8 और ये 9। इसका मतलब है कि जब हम 3 बार 3 बिस्किट लेते हैं तो हमें 9 बिस्किट मिलते हैं। तो 3 को 3 से गुणा करने पे 9 मिलता है। आपने देखा होगा कि 3 बार जो पहाड़ा बनाया 3 का, उसमें हम 3 की गिनती कर रहे हैं ना। तो क्या हम 3 की गिनती से एक पहाड़ा बना सकते हैं? आगे उसको जारी रखें। देखिए, 3 का गुणा 1 से करने पर 3, 3 का गुणा 2 से करने पर
6 और 3 का गुणा 3 से करने पे 9। 4 से करने पे क्या मिलेगा? 10, 11, 12, बिल्कुल सही। और 5 से करने पे 15। अब मुझे बिल्कुल यकीन है कि आप इसी तरह आगे पूरा पहाड़ा बना लेंगे और सीखते रहिएगा। हम फिर मिलेंगे, बिस्कुट भी खाइएगा और ठीक है, फिर मिलते हैं। बाय बाय। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? सभी अच्छे हैं ना? मैंने आपको 2 का और 3 का पहाड़ा पढ़वाया था और याद भी करवाया था। चलो आज हम 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं 4 का पहाड़ा पढ़ के बताऊंगी कि इसे कैसे पढ़ना है। फिर सोनू और आप साथ में दोहराना, ठीक है? अभी सोनू भी ध्यान से सुन रहा है, आपको भी ध्यान से सुनना है। शुरू करते हैं। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौके 16, 4 पंचे 20, 4 छक्के 24, 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32, 4 नम्मे 36, 4 दाहम 40। और अब मेरे साथ बोलेगा सोनू भी, और आपको भी दोहराना है, ठीक है? फिर से शुरू करेंगे। ओके। 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 4 चुक्के 16, 4 चौके 16, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, 4 छक्के 24, 4 छक्के 24, 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32, 4 अट्ठे 32, 4 नम्मे 36, 4 नम्मे 36, 4 दहाई 40। 4 दहाई 40। बहुत अच्छे। हेलो दोस्तों, आइए आज हम एक मजेदार से विषय पर बात करते हैं। क्या आपको पता है कि ये भिन्न क्या होता है? आपने सुना होगा ना, लोग भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, लेकिन नहीं, ये वो भिन्न तो नहीं है, ये तो गणित का भिन्न है। चलो आओ आज हम इसके बारे में जानते हैं। सीमा और राजू को बहुत तेजों की भूख लगी है और ये रोटी है जिसे देखकर सीमा राजू को बहुत तेज भूख लग गई होगी। तो सीमा की माँ ने दोनों को खाना खाने को दे दिया। सीमा की माँ ने रोटी के किए 4 समान टुकड़े। फिर क्या? सीमा को 2 टुकड़े मिल गए और राजू बेचारा एक ही टुकड़ा मिला उसे। तो क्या आप बता सकते हैं कि सीमा और राजू को रोटी का आखिर कितना भाग मिला है? बिल्कुल सही हैं आप। सीमा को मिले 2 भाग और राजू को मिला है 1 ही भाग। अब क्या आप बता सकते हैं कि इन भागों को हम संख्या के रूप में कैसे लिखेंगे? चलो देखते हैं। माँ ने रोटी के 4 समान भाग किए थे, मतलब भागों की कुल संख्या हुई 4। अब सीमा को मिले 2 भाग, मिले ना 2 भाग। पता है, गणित में इनको एक अलग ही तरीके से लिखते हैं। कैसा तरीका? जैसे वस्तु के कुल किए हुए भाग को हम रेखा के नीचे लिखते हैं और चुने गए या लिए गए भाग को रेखा के ऊपर लिखा जाता है। मतलब सीमा को मिले रोटी के हिस्से को ऐसे लिखेंगे, रेखा के ऊपर 2 क्योंकि उसको 2 भाग मिले थे, और रेखा के नीचे 4 क्योंकि रोटी के 4 भाग किए थे। रेखा के नीचे लिखी संख्या को हर कहते हैं और रेखा के ऊपर लिखी संख्या को क्या कहते हैं? अंश कहते हैं। और इसे पढ़ते हैं अंश बटा हर। समझ गए? तो सीमा को रोटी के हिस्से को कैसे पढ़ेंगे? 2/4। और राजू को मिले हिस्से को पढ़ेंगे 1/4। बिल्कुल सही। और सीमा को मिले रोटी के हिस्से में 2 को पढ़ेंगे अंश और 4 को कहेंगे हर। ऐसे ही राजू के रोटी के हिस्से में भी 1 को कहेंगे अंश और 4 को हर कहते हैं। 2/4 या 1/4 यह एक संख्या है जो वस्तु के हिस्सों को बताती है और ऐसी संख्याओं को हम भिन्न कहते हैं। मतलब
भिन्न वह संख्या है जो किसी भी वस्तु के भाग या हिस्सों को दर्शाती है और भिन्न को हम अंश बटा हर के रूप में लिखते हैं। अब बताइए कि एक वस्तु के 6 बराबर हिस्से के, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और इन 2 हिस्सों को रंग दिया, तो बताओ वस्तु का कितना भाग रंगा हुआ है। चलो इसे लिख कर देखते हैं। कुल किए हुए भागों को हम कहाँ लिखने वाले हैं? नीचे की तरफ, और रंगे हुए भागों को रेखा के ऊपर, मतलब 2 यह रेखा के ऊपर लिखेंगे और 6 या नीचे। तो पढ़ेंगे क्या? वस्तु का 2/6 भाग रंगा हुआ है ना आसान। चलो एक और वस्तु लेते हैं। एक गोल वस्तु के 4 समान भाग किए और 3 भागों को रंग दिया। आप बता सकते हैं क्या कि कैसे लिखेंगे और पढ़ेंगे? कोशिश कीजिए। जी हाँ, बिल्कुल सही है। इसे पढ़ेंगे 3/4। अब आप सोच रहे होंगे कि संख्याओं को ऐसे पढ़ने की आवश्यकता ही क्यों है, या भिन्न संख्याओं को समझने की जरूरत क्यों होती है। तो इसका जवाब है कि हमें ऐसी संख्याओं का दैनिक जीवन में उपयोग करना ही पड़ता है। आइए हम देखते हैं कि भिन्नों का उपयोग अपने दैनिक जीवन में हम कहाँ कहाँ करते हैं। जैसे रोहित ने आधी रोटी खाई, नेहा ने 1 पाव दूध पिया, या फिर शर्ट को सिलवाने के लिए केवल 0.25 मीटर कपड़े की जरूरत है। तो इन 3 उदाहरणों में हमने जो संख्याओं का उपयोग किया है वे सभी भिन्न संख्याएं हैं। कैसे? आइए देखिए। 1 पाव का मतलब है 1/4, आधा का मतलब होता है 1/2 और ये पौने, इसका मतलब होता है 3/4। समझ गए? अब सोचिए कि कोई संख्या दी गई हो और उसे अंश में और हर में लिखना हो, तो उसका अंश कितना होगा और उसका हर कितना होगा, ये आप निकाल के लाइएगा। ठीक है, फिर मिलेंगे। हेलो दोस्तों, आइए आज हम भिन्न की पहचान पर एक खेल खेलते हैं। खेल बड़ा ही आसान है। आपको पहचानना है कि ये कौन सी भिन्न है इनमें से। तो शुरू करें। आपके पास नए नए आकृति आएंगे जिसमें आपको भिन्न पहचानना होगा। जैसे कि दिए गए चित्र से मेल खाने वाला भिन्न चुने। ये रहा। इसमें आपको एक आयत दिख रहा है ना, और आयत में अंदर कितने भाग हैं? 1, 2, 3 आयत। 3 आयत और बने हैं आयत के अंदर। इस तरह 3 भाग हैं। अब आप देखिए, कुल 3 भाग हैं, अतः कुल पार्ट को तो हम नीचे लिखने वाले हैं, मतलब हमारा हर 3 होगा। और अब देखो, इसमें से 2 भाग रंगे हुए हैं, इसका मतलब है कि 2 हमारा अंश होगा और भिन्न होगी 2/3। अब इस वृत्त में देखिए। इस वृत्त में कुल 4 भाग हैं, जिनमें से 1 भाग तो बिना रंगा हुआ है और ये 3 भाग रंगे हुए हैं। तो कुल भाग कितने हैं? 4। इसका मतलब हमारा हर 4 है और अंश 1, 2, 3 जो रंगा भाग है वो अंश है। इस तरह भिन्न हुई 3/4। अब देखिए, यह फिर से एक आयत है। इस आयत में कुल कितने भाग हैं? 1, 2, 3, 4, 5, जिसमें से 2, 3 भाग तो रंगे हुए हैं। तो 5 कुल भाग हैं, इसलिए हमारा हर है 5 और ये 3 नीले रंग से भरे हैं, तो 3 हुआ अंश और इस तरह भिन्न हुई 3/5। अब अगला, इसमें भी एक वृत्त है और इस वृत्त में कुल 1, 2, 3, 4, 5, 6 भाग हैं। कुल 6 भाग हैं, जिसमें से ये 2 भाग में तो कलर है, तो कुल 6 हैं, इसलिए हर तो 6 है और ये रंगे हुए 2 हैं, इसलिए अंश 2 और भिन्न हुई 2/6। फिर से एक आयत है और इस आयत में अंदर 2 बॉक्स हैं। इन 2 बॉक्स में से एक बॉक्स पे कलर है और एक बॉक्स है सफेद। कुल 2 हैं, इसलिए हर 2 और अंश 1 होगा और इस तरह हमारा उत्तर होगा 1/2। अब देखिए,
इसमें तो बहुत सारे खंड हैं, गिन के देखें। 1 2 3 4 5 6, कुल 6 खंड है। इसका मतलब है कि 6 भाग हैं, मतलब हमारा हर 6 है। और ये 3 गुलाबी रंग से भरे हुए, तो इस तरह ये 3 अंश और भिन्न हुई 3/6। अब इस वृत्त में देखते हैं कि कुल कितने भाग हैं, गिने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो कुल हुए 9, मतलब हमारा हर होगा 9। और देखिए रंगे वाले भाग 1 2 3 4 5 6, इस तरह अंश 6 है, तो भिन्न हुई 6/9। अब इसमें देखिए कुल कितने भाग हैं। कुल भाग है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और रंगे हुए भाग देखिए, एक को छोड़ के सारे रंगे हुए हैं। तो आप ऐसा भी सोच सकते हैं कि एक को छोड़ के 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 भाग रंगे हुए हैं। तो अंश है 8 और हर है 9, और भिन्न होगी 8/9। अगला देखिए, इसमें कुल 3 खंड दिख रहे हैं। इसका मतलब हर तो हमारा 3 है और एक ही भाग रंगा है, तो अंश 1, तो बिल्कुल आसान, 1/3 है हमारी भिन्न। अब देखिए इसमें कुल कितने भाग हैं। इस वृत्त में 1 2 3 4 5 6 7, कुल 7 भाग है ना, और रंगे हुए 2, तो इस तरह अंश पे 2 हर पे 7, तो भिन्न हुई 2/7। फिर अगला, ये तो पहले भी था, ये तो बहुत आसान है। 2 भाग हैं कुल, तो 2 नीचे और 1 भाग भरा हुआ, तो 1 ऊपर, इस तरह 1/2। अब इसमें देखिए कुल कितने भाग हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, इस तरह हर पे तो 8 होगा। और रंगे हुए भाग कितने हैं। रंगे भाग हैं 2, इसलिए अंश 2 और भिन्न हुई 2/8। अगला देखते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो कुल भाग है 6 और 3 भाग रंगे हुए हैं, तो भिन्न होगी 3/6। बिल्कुल आसान था। अगला देखते हैं, इस बार 1 2 3 4 5 6 7, कुल भाग 7 है, मतलब हर 7 है, और अंश 1 2 3, तो 3/7 हमारी भिन्न हुई। फिर से देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हर में तो 8 है, और 1 2 3 4 5 6 भाग भरे हुए, तो 6/8 हमारी भिन्न है। तो मजा आया। इस तरह से आप घर पे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आज की कहानी का नाम है नॉटी और नॉट। इस कहानी का स्रोत है स्टोरी वीवर कम्युनिटी। इस कहानी के लेखक हैं माधव चव्हाण और चित्रकार है रुजुता घाटे। आपको पता है नॉटी का क्या मतलब होता है? नटखट या शरारती। मेरी माँ मुझे हमेशा नॉटी कहती है। मुझे लगता है इस कहानी में भी मेरे जैसी किसी नॉटी लड़की के बारे में बात की जा रही होगी। चलो तो फिर सुनते हैं ये कहानी किस बारे में है। Am I a good boy? Yes, you are a good boy. Am I a sweet girl? Yes, sometimes you are a sweet girl. Is he a bad boy? Yes, sometimes he is a bad boy. Is she a naughty girl? Sometimes she is very naughty. Is he a quiet boy? He likes noise. You are the best. You are the best too. मैं कहानी सुनने के चक्कर में कहानी अपनी कॉपी में लिखना भूल ही गई। चलो तो फिर एक बार और सुनते हैं और इस बार ध्यान से सब अपनी कॉपी में लिख लेती हूँ। Am I a good boy? Yes, you are a good boy. Am I a sweet girl? Yes, sometimes you are a sweet girl. Is he a bad boy? Yes, sometimes he is a bad boy.
Is she a naughty girl? Sometimes she is very naughty. Is he a quiet boy? He likes noise. You are the best. You are the best too. दोस्तों, इस कहानी में तो अलग अलग लोग कैसे नॉटी होते हैं या नहीं, इस बारे में बताया गया है। अंग्रेजी में सवाल और जवाब इतनी बढ़िया तरीके से किए हैं कि सुनते ही मजा आ गया। अब मैं इसकी प्रैक्टिस करके अपने घर वालों को भी सुनाती हूँ। तो आशा करती हूँ बच्चों, आज के एपिसोड में आपने जरूर कुछ नया सीखा होगा। तो घर पर रहें, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय बच्चों।